नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 11 की एमसीक्यू क्लासेस कर रहे थे। आज अध्याय 11 की एमसीक्यू की सेकंड क्लास है। चलिए शुरुआत करते हैं आज पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति का प्रावधान है। ऑप्शन है धारा 159, ऑप्शन बी धारा 168, ऑप्शन सी धारा 169, ऑप्शन डी धारा 170। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 169। इस क्लास में हम जो भी धाराएं अभी करने वाले हैं, जिनके प्रश्न सॉल्व करेंगे, वह धाराएं लगभग समान है। सब में कुछ कुछ शब्दों का अंतर है, इसके अलावा सभी धाराएं लगभग समान हैं। जैसे धारा 168 में हमने अपराधिकृत विकास को हटाने की शक्ति के बारे में देखा था, जबकि धारा 169 में हम अपराधिकृत विकास को रोकने की शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। 168 में तक निर्माण कार्य हो गया है तो उसको हटाया जाएगा, 169 में यह है कि निर्माण कार्य चल रहा है तो उसे रोका जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत छोटे छोटे अंतर हैं शब्दों में। तो लगभग धाराएं सभी समान हैं, तो उनको हम एक एक करके देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपराधिकृत विकास को हटाने के लिए पुलिस अधिकारी से अपेक्षा करने की शक्ति है। ऑप्शन ए धारा 167, ऑप्शन बी धारा 168, ऑप्शन सी धारा 169, ऑप्शन डी धारा 170। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 169। धारा 169 की बात करें तो इसके अंदर अपराधिकृत विकास को रोकने की बात की गई है। इस धारा में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपराधिकृत रूप से विकास क्षेत्र में निर्माण का कार्य कर रहा है और नगर पालिका को यह सूचना प्राप्त होती है, तो नगर पालिका उस अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए नोटिस तामील करेगी और ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि नोटिस जारी होने के बाद वह इस कार्य को रोक दे। यदि व्यक्ति नोटिस जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य को नहीं रोकता है तो उस व्यक्ति पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस धारा में आगे यह बात की गई है कि यदि व्यक्ति नोटिस जारी होने के बाद भी अपने कार्य को जारी रखता है तो नगर पालिका पुलिस अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह उसकी सहायता करे और निर्माण कार्य को रुकवाने में मदद करे। तो वह पुलिस अधिकारी की भी सहायता ले सकते हैं और जो पुलिस अधिकारी होगा वह भी अधिनियम के अनुरूप कार्रवाई करेगा। और इस धारा में यह भी बताया है कि जो भी संनिर्माण सामग्री है, कारीगरों के जो औजार इत्यादि हैं, उनको भी जब्त किया जा सकता है। तो धारा 169 के अंदर यह दिया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 170 के तहत अस्थायी प्रकृति का अपराधिकृत विकास को हटाने के लिए नगर पालिका लिखित आदेश द्वारा कितने दिन का समय देगी। तो ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 60 दिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15 दिन। अगला प्रश्न है, अपराधिकृत रूप से विकास क्षेत्र में खड़ी फसल को काटने व एकत्रित करने के लिए अधिकतम समय दिया जाएगा। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 4 माह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 6 माह। अब धारा 170 की बात करें तो इस धारा के अंदर अपराधिकृत विकास को जो अस्थायी रूप से किया गया हो उसको संक्षिप्ततः हटाने की बात की गई है। इस धारा में यह बताया गया है कि कोई भी निर्माण कार्य जो नगर पालिका की दृष्टि से अस्थायी प्रकृति का अपराधिकृत विकास हो तो नगर पालिका उसको हटाने के लिए संक्षिप्तता कार्रवाई कर सकती है। इसमें भी सेम वही उपबंध है कि यदि कोई व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहा है अपराधिकृत रूप से तो नगर पालिका उसको लिखित आदेश देगी और लिखित आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उस व्यक्ति को वो निर्माण कार्य वहां से हटाना होगा और उसका उपयोग बंद करना होगा। यदि व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो नगर पालिका द्वारा या उसके किसी प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला यह है कि विकास क्षेत्र के अंदर यदि कोई कृषि भूमि आती है जिसमें फसल खड़ी हुई है तो उस प्रकार खड़ी फसल को संक्षिप्ततः हटाया नहीं जा सकता है। उसको हटाने के लिए और एकत्रित करने के लिए नगर पालिका अधिकतम 6 महीने का समय देगी, जिससे जो भी किसान है वह अपनी फसल को काट सके और उसको इकट्ठा कर सके। तो आप ये चीज याद रखिएगा, 6 महीने का समय दिया जाता है। और इसमें अस्थायी प्रकृति का निर्माण क्या होगा इसका निश्चय नगर पालिका खुद करेगी। अगला प्रश्न है, धारा 171 में प्रावधान है। ऑप्शन ए भूखंड के उपविभाजन की मंजूरी का, ऑप्शन बी निजी मार्ग बनाने की मंजूरी का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न है, भूखंड के उपविभाजन की मंजूरी के लिए स्वामी नगर पालिका में प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन ए अभिन्यास योजना, ऑप्शन बी अन्य विवरण व फीस, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अब धारा 171 की बात करें। धारा 171 के अंदर भूखंड के उपविभाजन व निजी मार्ग बनाने की मंजूरी के लिए बात की गई है। इस धारा में यह बताया गया है कि किसी योजना के प्रवर्तन के बाद यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि जो कि विकास क्षेत्र के अंदर आ रही है उसमें किसी प्रकार का उपविभाजन करना चाहता है या निजी मार्ग बनाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति इस आशय से उपविभाजन के लिए या निजी मार्ग बनाने के लिए नगर पालिका के समक्ष उस कार्य का अभिन्यास योजना व जो भी निर्धारित फीस नगर पालिका के द्वारा की गई है उस फीस को व जो अन्य विवरण नगर पालिका के द्वारा मांगे जाएं उनको लेकर के मंजूरी के लिए आवेदन कर सकती है। नगर पालिका ऐसे कार्य के लिए मंजूरी दे भी सकती है और नहीं भी। वह इस पर निर्भर करता है कि यदि वह विधि के अधीन उचित है तो मंजूरी दे देगी और यदि वह अधिनियम से सुसंगत नहीं है तो मंजूरी नहीं देगी। और यदि व्यक्ति मंजूरी ना मिलने के बाद भी कार्य को जारी रखता है या ऐसा कार्य करता है तो नगर पालिका नोटिस जारी करेगी और नोटिस जारी करने के बाद भी व्यक्ति कार्य जारी रखता है तो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जाएगा जो कि 5,000 रुपये तक का हो सकता है। यह धारा 171 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उपगत व्यय की वसूली का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 170, ऑप्शन बी धारा 171, ऑप्शन सी धारा 172, ऑप्शन डी धारा 173। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 172। धारा 172 के अंदर यह बताया गया है कि धारा 168, 169, 170 और 171 के जो भी प्रयोजन हैं उनके लिए जो राशि खर्च होती है वह राशि स्वामी से, जो भवन का स्वामी है उससे वसूल की जाएगी और नगर पालिका उसको भू राजस्व की भांति वसूल करेगी। अब धारा 168 में हमने पढ़ा था कि अपराधिकृत विकास को हटाया जाए, 169 में पढ़ा था कि अपराधिकृत विकास को रोका जाए और धारा 170 में पढ़ा था कि अस्थायी प्रकृति के कार्य को संक्षिप्तता हटाया जाए और धारा 171 में हमने पढ़ा है उपखंड विभाजन की मंजूरी। तो इस प्रकार इन धाराओं में जो भी खर्च है, मान लीजिए किसी निर्माण कार्य को तोड़वाने में नगर पालिका कोई खर्चा करती है, जैसे अगर कोई निर्माण कार्य है तो उसे तोड़वाया जाएगा तो नगर पालिका जेसीबी इत्यादि लाएगी तो उसमें जो भी खर्चा होगा वह भवन के स्वामी से वसूल करेगी। अगली धारा है धारा 173 में प्रावधान है। ऑप्शन ए परियोजना बनाने का, ऑप्शन बी स्कीम बनाने का, ऑप्शन सी परियोजना व स्कीम की विषय वस्तु, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, परियोजना व स्कीम निम्न मामलों में उपबंध कर सकेंगी। ऑप्शन ए सड़कों व मार्गों, ऑप्शन बी डेयरियों, ऑप्शन सी संचार सुविधाओं, ऑप्शन डी सभी। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। धारा 173 में परियोजना व स्कीमों के बनाए जाने तथा उनकी विषय वस्तु के बारे में बात की गई है। धारा 173 में बताया गया है कि जब कोई योजना प्रवर्त हो जाती है या प्रवर्तन में आ जाती है तो उसके क्रियान्वयन के लिए परियोजनाएं व स्कीमें बनाई जाती हैं या फिर हो सकता है नगर के किसी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए भी परियोजनाएं और स्कीमें बनाई जा सकती हैं। आगे इस धारा में बताया गया है कि स्कीमें और परियोजनाएं किन किन मामलों के संबंध में उपबंध कर सकती हैं। तो हमने पढ़ा था धारा के अंदर कि लोक उपयोगिता के विषय जैसे सड़क, मार्ग, उद्यान, औषधालय, स्कूल, शैक्षिक संस्थान, बस अड्डा, संचार सुविधाओं इत्यादि के मामले में स्कीम और परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। कोई भवन यदि अनुपयुक्त हालत में है अर्थात वह कभी भी गिर सकता है तो ऐसे भवनों को तोड़वाने के लिए परियोजनाएं बनाई जा सकती हैं। धारा 173 के अंदर स्कीम और परियोजना के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 174 के तहत स्कीम व परियोजना की घोषणा की तारीख के कितने समय के भीतर राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 45 दिन, ऑप्शन सी 60 दिन, ऑप्शन डी 90 दिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 30 दिन। अगला प्रश्न है, परियोजना घोषणा की तारीख से कितने समय के भीतर नगर पालिका प्रारूप तैयार करेगी। ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 वर्ष।
धारा 174 के अंदर परियोजना और स्कीम को तैयार करने के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। इस धारा में यह बताया गया है कि जिस दिन परियोजना या स्कीम की घोषणा हो जाती है, उस घोषणा की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर परियोजना या स्कीम को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और जिस दिन वह राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगी, उसके 1 वर्ष के भीतर भीतर उस स्कीम या परियोजना का प्रारूप तैयार किया जाएगा। और जब इन स्कीम और परियोजनाओं का प्रारूप बनकर तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद नोटिस जारी करके 30 दिन के अंदर अंदर इस पर सुझाव और आक्षेप आमंत्रित किए जाएंगे और उन सभी सुझाव और आक्षेप पर विचार विमर्श होगा। उसके बाद नगर पालिका इसका अनुमोदन करेगी और उसके पश्चात नगर पालिका इसको मंजूर कर लेगी। यहाँ सेम योजना के समान ही प्रक्रिया अपनाई गई है। बस योजनाओं में हमने देखा था कि वहाँ राज्य सरकार मंजूर करती थी, जबकि यहाँ राज्य सरकार का कहीं भी जिक्र नहीं है, केवल नगर पालिका की बात की गई है। यदि हम अगले प्रश्न पर आए तो पुनर्विकास स्कीम का प्रावधान है, तो ए ऑप्शन धारा 171, बी धारा 173, ऑप्शन सी धारा 175, ऑप्शन डी धारा 177। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 175। अगला प्रश्न है धारा 175 के अधीन पुनर्विकास स्कीम विरचित करेगा। ऑप्शन ए नगरपालिका अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी, ऑप्शन सी राज्य सरकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य नगरपालिका अधिकारी। धारा 175 की बात करें तो इसके अंदर पुनर्विकास स्कीम के बारे में बताया गया है। धारा 175 में यह बताया गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी को यदि इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो कि कोई भवन या गली जो बेमरम्मती के कारण, अस्वच्छता के कारण अनुपयुक्त हालत में है, जिससे उसके आसपास रहने वाले निवासियों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है और उनकी जान के लिए भी खतरा है, तो ऐसी स्थिति में जब मुख्य नगरपालिका अधिकारी को समाधान के रूप में ऐसा प्रतीत हो कि इसका पुनर्विकास कराना या इनका पुनर्इंतजाम करना ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो ऐसी स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी पुनर्विकास स्कीम की विरचित करेगा या उनको फ्रेम करेगा। तो यह धारा 175 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये धाराएं आपको समझ में आ रही होंगी, इनके प्रश्न भी आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है धारा 176 के तहत मुख्य नगरपालिका अधिकारी परियोजना या स्कीम अनुमोदन के लिए किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी नगरपालिका, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नगरपालिका। धारा 176 की बात करें तो उसके अंदर यह बताया गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी स्कीम और परियोजनाएं तैयार करता है और स्कीम व परियोजना तैयार होने के बाद वह नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करता है। यदि नगरपालिका को वह स्कीम उचित लगती है या फिर नगरपालिका चाहे तो उसमें किसी प्रकार का उपांतरण कर सकती है, तो यह लिखा हुआ है धारा में कि उपांतरण के या बिना उपांतरण के नगरपालिका उस स्कीम या परियोजना का अनुमोदन कर सकती है। यदि स्कीम या परियोजना का अनुमोदन कर लिया जाएगा तो वह मंजूर मानी जाएगी। यदि नगरपालिका को स्कीम या परियोजना उचित नहीं लगती हैं या विधि के अधीन नहीं लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में वह उसको अस्वीकार भी कर सकती है और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नई स्कीम बनाने की अपेक्षा कर सकती है। तो यह धारा 176 के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है स्कीम की घोषणा के बाद भूमि के उपयोग और विकास पर रोक का प्रावधान है। धारा 175, ऑप्शन बी धारा 176, ऑप्शन सी धारा 177, ऑप्शन डी धारा 178। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 177। तो धारा 177 के अंदर यह बताया गया है कि जब भी कोई स्कीम या परियोजना जिस दिन उसका प्रकाशन हो जाएगा उस दिन की तारीख से या उसके पश्चात कोई भी व्यक्ति स्कीम और परियोजना में सम्मिलित किसी भी भूमि पर किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं कर सकता है और ना ही उस भूमि का उपयोग करेगा। इसी प्रकार की धाराएं हम योजनाओं के संबंध में भी पहले पढ़ चुके हैं। आगे धारा 177 में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति विकास का कार्य या भूमि का उपयोग जारी रखना चाहता है तो उसे नगरपालिका से परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन के लिए वह नगरपालिका को आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न है धारा 178 के अधीन परियोजना या स्कीम प्रकाशन की तारीख से कितने समय के भीतर क्रियान्वित ना होने पर व्यपगत हो जाएंगी।
ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 वर्ष। अब धारा 178 में देखें तो इसके अंदर स्कीम व परियोजनाओं के व्यक्तिगत अर्थात लैप्स होने के बारे में बताया गया है। इस धारा में यह बताया गया है कि कोई योजना यदि प्रकाशित हो जाती है और प्रकाशन होने के पश्चात 2 वर्ष तक यदि उस परियोजना और स्कीम पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह स्कीम और परियोजना समाप्त हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी या व्यक्तिगत हो जाएगी। तो यह धारा 178 के अंदर बताया गया है। आपको एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने ये पहला प्रश्न लिया था जिसमें हमने धाराओं के प्रश्न पूछे हैं, अधिकतर एमसीक्यू में हम धाराओं के प्रश्न कर रहे हैं। ये धाराओं के प्रश्न इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम एमसीक्यू में इन्हें इसलिए शामिल कर लेते हैं कि इससे क्या है, अपना धारा का एक बार रिवीजन हो जाता है। वैसे धाराओं के प्रश्न पूछने की संभावना कम है, केवल उन्हीं धाराओं के प्रश्न पूछे जाएंगे जो धाराएं महत्वपूर्ण हैं, और उन सभी धाराओं को हम एक बार सिलेबस होने के बाद सभी धाराओं के प्रश्न अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, धारा 179 में परियोजना व स्कीम के संबंध में प्रावधान है। ऑप्शन ए उपांतरण का अर्थात मॉडिफिकेशन का, ऑप्शन बी प्रत्याहरण अर्थात विड्रॉल का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अब हम धारा 179 की बात करें तो इस धारा के अंदर परियोजना व स्कीम के उपांतरण व प्रत्याहरण के बारे में बताया गया है। इस योजना में यह बात कही गई है कि मान लीजिए कोई परियोजना या स्कीम प्रवर्तन में आ चुकी है या उसकी घोषणा हो चुकी है, और बाद में नगर पालिका यदि कोई जांच करती है और जांच करने के पश्चात वह ऐसा उचित समझती है कि उस परियोजना स्कीम को विड्रॉल कर लिया जाए अर्थात प्रत्याहरण कर लिया जाए, तो वह किसी भी समय किसी भी स्कीम या परियोजना को विड्रॉल कर सकती है अर्थात वापस ले लेगी। ऐसी स्थिति में उस स्कीम और परियोजना पर आगे की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आगे इस धारा में यह भी कहा गया है कि नगर पालिका यदि ऐसा उचित समझे तो वह किसी भी स्कीम और परियोजना में उपांतरण अर्थात मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो यह धारा 179 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 180 में नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की शक्ति किसे है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी नगर पालिका अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ए राज्य सरकार। पिछली धारा में हम पढ़ के आए थे कि नगर पालिका किसी स्कीम और परियोजना बनाने के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दे सकती है, लेकिन धारा 180 के अंदर यह बताया गया है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो किसी स्कीम और परियोजना को बनाने के लिए वह नगर पालिका को कहेगी और नगर पालिका आगे मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित करेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ये हो जाएगा कि राज्य सरकार अपेक्षा कर सकती है नगर पालिका से कि किसी विषय के संबंध में परियोजना या स्कीम बनाई जाए। यह धारा 180 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 178, ऑप्शन बी धारा 180, ऑप्शन सी धारा 181, ऑप्शन डी धारा 182। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी धारा 181। अब धारा 181 की बात करें तो इसके अंदर परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा के अंदर यह बताया गया है कि कोई भी योजना जब मंजूर होती है तो उसके क्रियान्वयन के लिए परियोजना और स्कीमें बनाई जाती हैं। इस धारा में यह बताया गया है कि यदि नगर पालिका को लोक हित में ऐसा करना उचित लगे तो वह योजना से विपरीत भी स्कीम और परियोजनाएं बना सकती है, अर्थात जो स्कीम और परियोजना हम योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बना रहे थे उनके अलावा भी नगर पालिका कोई स्कीम या परियोजना लोक हित के कारण बना सकती है। यदि उस स्कीम और परियोजना के कारण योजना में कोई बदलाव भी करना पड़े तो वह भी किया जा सकता है। यह धारा 181 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, धारा 182 के अधीन भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की शक्ति है। ऑप्शन ए नगर पालिका को, ऑप्शन बी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, ऑप्शन सी राज्य सरकार को, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा भूमि के उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा देते समय आवश्यक तथ्य हैं। ऑप्शन ए, ऐसा करना लोकहित में हो। ऑप्शन बी, सम परिवर्तन प्रभारों के संदाय पर। ऑप्शन सी, पड़ोसियों के आक्षेप सुनने पर। ऑप्शन डी, सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। धारा 182 के अंदर भूमि के उपयोग परिवर्तन पर निर्बंधन और भूमि के उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञता के लिए राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा में हम बात करें तो इस धारा में यह बताया गया है कि नगर पालिका क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न भूमियां निर्धारित की जाती हैं, या फिर हो सकता है नगर पालिका या किसी प्राधिकारी के द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ही भूमि आवंटित की गई हो या विक्रय की गई हो। उदाहरण के तौर पर समझें तो आपने देखा होगा नगर पालिका क्षेत्र में कई बार कई भूमियां आवास के लिए ही निर्धारित की जाती हैं, अर्थात वहां आवास इत्यादि बनाए जा सकते हैं, उसके अलावा अन्य गतिविधियां संचालित नहीं होंगी। इसी प्रकार उद्योग धंधों के लिए भी भूमि आरक्षित की जाती है, कृषि के लिए भी भूमि निर्धारित होती है या आरक्षित होती है, वहां आप अन्य प्रकार के प्रयोजन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ इस धारा के अंदर पहला पॉइंट यही है कि भूमि के उपयोग परिवर्तन पर निर्बंधन, अर्थात कोई भी व्यक्ति भूमि के उपयोग का परिवर्तन नहीं कर सकता है। अर्थात यदि कोई कृषि भूमि है तो वहाँ आवास नहीं होगा और आवासीय भूमि पर किसी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां नहीं होंगी। यदि कोई व्यक्ति भूमि के उपयोग का परिवर्तन करना चाहता है तो उस मामले में जो शक्ति होगी वह राज्य सरकार को प्राप्त है, अर्थात राज्य सरकार चाहे तो अनुज्ञा दे सकती है। अनुज्ञा देते समय यह बात ध्यान में रखी जाएगी कि भूमि के उपयोग का परिवर्तन, पहला पॉइंट यह है कि वह लोकहित में होना चाहिए, अर्थात जो भूमि का आप उपयोग परिवर्तन कर रहे हो ऐसा करना लोकहित में हो। दूसरा, जो व्यक्ति अनुज्ञा या परमिशन मांग रहा है वह व्यक्ति सम परिवर्तन प्रभार दरों का संदाय करेगा, अर्थात भूमि को जो कन्वर्ट करवाएगा उसके लिए जो फीस निर्धारित की गई होगी उस फीस का भुगतान करेगा। और भूमि का उपयोग परिवर्तन करने से पूर्व राज्य सरकार या उसका कोई भी प्राधिकारी है वह उस भूमि के जो निकटतम पड़ोसी होंगे उनसे आक्षेप आमंत्रित करेगा, अर्थात उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है भूमि के उपयोग परिवर्तन से, इस बारे में चर्चा करेगा। उसके बाद ही भूमि के उपयोग का परिवर्तन किया जाएगा। यह परिवर्तन किस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो इनके प्रकार यह है कि किसी आवासीय भूमि को वाणिज्य भूमि में, वाणिज्यिक भूमि को आवासीय भूमि में, या किसी कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे इस धारा में एक पॉइंट यह भी है कि कई बार राज्य सरकार या उसके प्राधिकारी जब उन्हें ऐसा लगे या प्रतीत होता है कि इस भूमि का उपयोग परिवर्तन होना चाहिए था और व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया है, यदि वह आवेदन करता तो उसको उपयोग परिवर्तन की मंजूरी मिल जाती। तो ऐसी स्थिति में वह प्राधिकारी उस व्यक्ति को सम्यक नोटिस भेजकर परमिशन प्राप्त करने के लिए कह सकता है। और कई बार राज्य सरकार या प्राधिकारी इस हेतु कैंप लगाकर भी कार्य इत्यादि करते हैं। आपने देखा भी होगा कि यदि आपके नगरपालिका क्षेत्र के आसपास कोई कृषि भूमि है और जब नगर का विस्तार होता है तो कृषि भूमि आवासीय भूमि में परिवर्तित हो जाती है। तो कई बार यदि किसी व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया है तो राज्य सरकार कैंप इत्यादि लगाकर कृषि भूमि को आवासीय भूमि में जो परिवर्तन करने की जो भी प्रक्रिया है उसे कैंप इत्यादि लगाकर पूर्ण करती है। आगे इस धारा में एक पॉइंट यह भी दिया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नगर पालिका से या राज्य सरकार से किसी भूमि को लोकहित के लिए परचेज किया, अर्थात उस व्यक्ति ने शैक्षिक संस्थान बनाने के लिए, हॉस्पिटल इत्यादि बनाने के लिए भूमि का क्रय किया, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार उस व्यक्ति को कुछ छूट दे देती है, अर्थात इस प्रकार की भूमियों को रियायती दर पर व्यक्ति को आवंटित किया जाता है। यदि ऐसी कोई भूमि है जो किसी लोकहित के कार्य के लिए रियायती दर पर खरीदी गई थी, अब व्यक्ति उस भूमि का उपयोग परिवर्तन करना चाहता है, तो भूमि का उपयोग परिवर्तन जब भी किया जाएगा जब वह उस भूमि की जो एक्चुअल रेट होगी, अर्थात जो निर्धारित दर है उसका भुगतान करे, क्योंकि पहले जो भूमि उसने खरीदी थी वह उसने छूट सहित खरीदी थी, अर्थात रियायती दर पर सरकार ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि वह उस पर हॉस्पिटल खोलने वाला था या विद्यालय खोलने वाला था, इसलिए सरकार ने उसको छूट दी थी। लेकिन जब वो उस भूमि का उपयोग परिवर्तन करना चाहता है तो जो निर्धारित दर है और जो रियायती दर है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसका भुगतान उस व्यक्ति को करना पड़ेगा।
और इस प्रकार जो भी संपरिवर्तन प्रभार प्राप्त होंगे वह सभी नगरपालिका निधि में जमा कर दिए जाएंगे। यह धारा 182 के अंदर बताया गया है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 178, ऑप्शन बी धारा 179, ऑप्शन सी धारा 181, ऑप्शन डी धारा 183। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 183। अगला प्रश्न है, नगरपालिका नई नियमित लाइन विहित करने से कितने समय पहले नोटिस लगाएगी? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 6 माह। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 माह। अगला प्रश्न है, नियमित लाइन के भीतर भवन या उसके भाग का निर्माण करने पर जुर्माना है। ऑप्शन ए 1000 से 2000 रुपये, ऑप्शन बी 2000 से 5000 रुपये, ऑप्शन सी 5000 से 10,000 रुपये, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2000 से 5000 रुपये। धारा 183 की बात करें तो इस धारा के अंदर सार्वजनिक मार्ग पर नियमित लाइन बनाने के बारे में प्रावधान है। इस धारा में यह बताया गया है कि नगरपालिका सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी ओर या दोनों ओर नियमित लाइनें बना सकती है। जब किसी सार्वजनिक मार्ग को चौड़ा किया जाना हो तो उसके संबंध में भी नई लाइनें बनाई जा सकती हैं। जब इस प्रकार का संरेखण या नई लाइनें बनाई जा रही होंगी तो उस समय नगरपालिका उससे संबंधित नोटिस को नगरपालिका में लगाएगी तथा इस प्रकार के संरेखण से जब मार्ग को चौड़ा किया जा रहा होगा तो उससे कुछ लोग प्रभावित भी होंगे। तो जो प्रभावित होने वाले लोग हैं, वहाँ के आसपास के निवासी, स्वामी या अधिभोगी हैं, उनको नोटिस भेजेगी और ऐसा नोटिस 30 दिन के भीतर भीतर भेजा जाएगा। और उसके बाद जो भी व्यक्ति या कोई आक्षेप या सुझाव इत्यादि देता है तो उस पर नगरपालिका विचार करेगी और उन सभी पर विचार करने के बाद नियमित लाइनों को विहित कर दिया जाएगा। यह धारा 183 के अंदर दिया गया है। आगे धारा 183 में यह भी कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति नियमित लाइन के भीतर किसी भवन का या उसके किसी भाग का निर्माण करता है तो ऐसी स्थिति में धारा का उल्लंघन माना जाएगा और उस व्यक्ति पर मिनिमम 2000 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। और आगे यह भी दिया गया है कि नगरपालिका चाहे तो उस प्रकार के निर्माण कार्य को रुकवा भी सकती है या फिर व्यक्ति को नोटिस देकर उस निर्माण कार्य को तोड़ भी सकती है। और आगे इस धारा में जो लास्ट पॉइंट है वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के आदेश से व्यथित होता है तो वह व्यक्ति आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर भीतर जिला कलेक्टर के सामने अपील कर सकता है और जो अपील प्राधिकारी जो भी निर्णय लेगा वह अंतिम माना जाएगा और उसके निर्णय को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। यह धारा 183 के अंदर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ यह धारा आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने लगभग 15 धाराओं के MCQ प्रश्न कर लिए, साथ ही साथ उनका रिवीजन भी कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करते रहिए क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता लगता है क्लासेस कैसी चल रही हैं और किन किन सुधारों की आवश्यकता है। और संभव हो तो क्लासेस को आप शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने साथियों मित्रों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।